हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। श्वसन जैविक कोशिकाओं द्वारा शरीर के सामान्य ताप पर अनेक सुव्यवस्थित चरणों में होने वाली वह जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का जैविक ऑक्सीडेशन द्वारा चरणबद्ध रिडक्शन अपघटन होता है और धीरे धीरे चरणबद्ध क्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो श्वसन की क्रिया होती है कोशिकाओं द्वारा शरीर के सामान्य ताप पर, जब हमारे शरीर का ताप जो है वो सामान्य हो जाता है टेम्परेचर, तो अनेक सुव्यवस्थित चरणों में होने वाली वह जटिल प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का जैविक ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन अपघटन होता है और धीरे धीरे चरणबद्ध क्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा होता है। जो मनुष्य होता है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो क्या होता है? फेफड़ा होता है, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन एक्सेप्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हैं। और जी ये ऑक्सीजन ही हमें कहाँ मिलती है या कहाँ से मिलती है? हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, इसलिए इसे फुफ्फुस से श्वसनीय कहते हैं। तो एक बात तो हमें पता चल गई कि जो मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो क्या होता है? फेफड़ा होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिससे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। मतलब कि वो सभी अंग जो जिससे वायु का आदान प्रदान होता है वो श्वसन के अंतर्गत हमारे आते हैं। जैसे नासामार्ग, ग्रसनी, फेरिंग्स जिसको बोलते हैं ट्रैकिया, फेफड़ा आदि। नासामार्ग, अब यहाँ पे बात करते हैं नासामार्ग के बारे में। इसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित है। मतलब किसी चीज को महकना, नाक द्वारा क्या होता है, हम स्मेल करते हैं। यह श्वसन तंत्र के द्वार का भी कार्य करती है तथा एक अंतर नासिका पट्टी द्वारा दो नासिका छिद्र में विभाजित रहती है। हमारे नाक में क्या होते हैं? दो छिद्र पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ग्रसनी जिसको इंग्लिश में फेरिंग्स बोलते हैं, यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होती है। ये कहाँ पे स्थित होती है? नासा गुहा के ठीक पीछे नीचे की ओर यह मुख्य ग्रसनी से संबंधित रहती है। अब यहाँ पे बात करेंगे लैरिंग्स की, जिसको स्वर तंत्र बोलते हैं। लैरिंग्स श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है। श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी मतलब फेरिंग्स को ट्रैकिया से जोड़ता है, लैरिंग्स या स्वर यंत्र कहलाता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन है, किंतु उसके अतिरिक्त खांसने, निकलने तथा श्वसन मार्ग की सुरक्षा करने आदि में यह यंत्र सहायक होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम ट्रैकिया के बारे में। यह वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। ट्रैकिया वक्ष गुहा में उल्टे वृक्ष की भांति लटकी रहती। कैसे उपस्थित होती है? यह उल्टे वृक्ष मतलब उल्टे पेड़ की भांति लटकी रहती है। ट्रैकिया के जैसे यहाँ पे देख लीजिए, उल्टा वृक्ष अगर होगा हमारा तो ऐसे ही होगा ना, इस तरह से उल्टा। अगर सीधे वृक्ष की बात करेंगे तो ऐसे होता है ये वृक्ष हमारा, और ये उल्टे अगर बात करेंगे तो इस तरह से होगा। तो ट्रैकिया की दोनों प्रमुख शाखाओं को प्राथमिक ब्रोनिक्यूल कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं फेफड़े के बारे में, लंग्स के बारे में। वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। कितने होते हैं वक्ष गुहा में? एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। इनका रंग लाल होता है। हमारे फेफड़े का कलर क्या होता है? रेड कलर होता है। और इनकी रचना स्पॉन्ज के समान थैले जैसी होती। कभी आपने देखा होगा फेफड़े को, जैसे एनिमल के ही फेफड़े को, लंग्स को देखा होगा तो वो कैसा होता है? स्पॉन्ज के आकार, स्पॉन्ज जैसा होता है, स्पॉन्ज के थैले के समान होता है। इसका आकार डायफ्राम पर टिका रहता है। डायफ्राम और ग्रीवा के आधार तक फैला रहता है। दायां फेफड़ा बड़ा और चौड़ा होता है। दायां फेफड़ा जो हमारा होता है वो क्या होता है? बड़ा और चौड़ा होता है। और इसमें 3 पॉलियां होती। कितनी पॉलियां होती है? 3 पॉलियां। इसको क्रमशः दाईं ऊर्ध्ववर्ती पॉली, राइट सुपेरियर लोब कहते हैं। मध्य पॉली जो है, मिडिल लोब जो हमारा होता है, तथा बाईं निम्न पॉली, राइट इंटीरियर लोब कहते हैं, जिसे प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है।
मतलब जितना कितना दिया है हमारा, दाएं फेफड़ा बड़ा और चौड़ा, इसमें 3 पॉली होती है। वो सब क्या होते हैं? फेफड़ा एक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रत्येक फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। कौन सी कोशिकाओं का? रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। यहाँ पर भी ऐसे ही आदान प्रदान होता है, अर्थात ऑक्सीजन जो है वो रुधिर में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बाहर आ जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब यहाँ पे बात करेंगे, श्वसन की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? जो हमारी श्वसन की प्रक्रिया होती है उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। बायां श्वसन, लेफ्ट रेस्पिरेशन, गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे बात करते हैं वायु नलिका की। दोनों वायु नलिका से अलग होती है। क्या होती है? दोनों वायु नलिका से अलग होती है। दाईं ओर की वायु नलिका बाईं ओर की वायु नलिका से थोड़ी छोटी। मतलब जो हमारी बाईं ओर की वायु नलिका होती है वो थोड़ी छोटी होती है तथा चौड़ी होती है। ये दाएं और बाएं फेफड़े तक पहुंचती रहती है। इसके बाद बहुत सी छोटी शाखाओं में ये बढ़ जाती है जिसे हम वायु नलिका कहते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम आंतरिक धारीदारी मांसपेशियों की एक चादर होती है। क्या होता है डायफ्राम? जिसको बोलते हैं आंतरिक धारीदारी मांसपेशियों की एक चादर होती है जो कि पसलियों की तली तक फैली हुई होती है। डायफ्राम वक्ष गुहा अर्थात हृदय, फेफड़े, पसलियों की हृदय खंडों से अलग करता है। डायफ्राम वक्ष गुहा अर्थात हृदय, फेफड़े तथा पसलियों की हृदय खंडों से अलग करता है तथा श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्वसन जब ये संकुचित होता है तो वक्षीय खंडों का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़े में वायु खींचता है।